जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम शास्त्र स्टडी चैनल। और एक बार फिर से हम आ गए हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी हमारा चल रहा था। अभी पिछली क्लास में हमने संविधान में राज व्यवस्था का उद्भव किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या क्या था। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, राज व्यवस्था को पढ़ा था। और राज व्यवस्था के लिए हमने पढ़ा था कि राज्य क्या होता है और व्यवस्था क्या होती है। इससे भी पहले ये जो राज व्यवस्था शब्द हमें मिला, ये यूनानी दार्शनिकों के द्वारा मिला। और यूनानी दार्शनिकों में भी सुकरात पहले राजनीतिक दार्शनिक हुए जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनके बाद में उनके शिष्य प्लेटो आए और प्लेटो ने एक पुस्तक और एक संस्थान एकेडमी खोला। और फिर प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान या राज व्यवस्था को जन्म दिया। वहीं से हमने आगे ये राज व्यवस्था को समझने के लिए राज्य की परिभाषा को समझा। और मॉन्टेविडो कन्वेंशन में राज्य की परिभाषा डिसाइड हुई कि राज्य के लिए भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होना अनिवार्य तत्व। इसमें संप्रभुता है और ये चारों तत्व होना नितांत आवश्यक है। तो राज्य की परिभाषा में हमने इतना ही पढ़ा। इसके बाद हमने व्यवस्था को समझा कि आखिर व्यवस्था क्या है। तो ये बात हमने समझी कि नियमों का जो समूह है, नियमों का जो समूह है वही क्या है, व्यवस्था है। तो अगर हम एक डेफिनेशन पर पहुंचे, संविधान की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की व्यवस्था का संचालन करने हेतु बनाए गए मौलिक नियमों के समूह को क्या कहते हैं? मौलिक नियमों के समूह को ही तो संविधान कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आए तो किसी भी राज्य की व्यवस्था का संचालन करने हेतु बनाए गए मौलिक नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है, को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहां तक हमारी बात क्लियर थी, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि संविधान तो निकल कर आ गया, लेकिन अब हम बात करेंगे संविधान के प्रकार। हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है, तो मौलिक नियमों के समूह जो होते हैं व्यवस्था को चलाने के लिए, वही क्या होता है, संविधान होता है। अभी हम संविधान के प्रकार पढ़ेंगे। संविधान के प्रकार दो तरह से बांटे जाते हैं। अगर हम पहली बात करें तो पहला होता है दस्तावेजों के आधार पर। दस्तावेजों के आधार पर पहला है दस्तावेजों के आधार पर, और दूसरा है राजनीति की प्रकृति पर। पहला है दस्तावेजों के आधार पर और दूसरा है राजनीति की प्रकृति पर। दस्तावेजों के आधार पर अगर हम देखें तो साहब, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। एक लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नियम जो भी हैं, ऐसा मानो कि जितने भी मौलिक नियम हैं, इन सारे नियमों को, ये जितने भी नियम बने हैं, इन नियमों को अरेंज करके लगा दें। अगर इन नियमों को अरेंज करके लगा दें और एक पुस्तक बना दें,
सारे नियमों को अरेंज कर कर एक पुस्तक बना दिया, तो ये पुस्तक की क्या होगी, यही पुस्तक क्या होगी, संविधान होगी। और संविधान कैसी होगी, लिखित संविधान होगा। क्योंकि नियम लिखे गए हैं सारे, ये नियम सारे अरेंज किए गए हैं, फिर एक लिखित संविधान बना है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें लिखित संविधान की कैटेगरी में, जैसे कि हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमारा भारत ही है। बहुत आसानी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले भारत ही है और अमेरिका है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो लिखित संविधान में नियमों को अरेंज करके अच्छे से लगाकर एक पुस्तक डिजाइन कर दी जाए, वही लिखित संविधान होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे भारत का संविधान बना है और अमेरिका का संविधान बना है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात करते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान में क्या होता है कि अलग अलग मौलिक नियम होंगे और अलग अलग दस्तावेज होंगे। मतलब आप एक बात समझो कि ऐसा नहीं है साहब कि अलिखित संविधान बोल दिया, इसको समटाइम्स मौखिक संविधान भी बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अलिखित है या मौखिक है तो फिर कहीं कुछ लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, कोई रिटन कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पुस्तक नहीं होगी संविधान की, इसमें अलग अलग दस्तावेज होंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के नियम लिखे होंगे, अलग अलग टाइप के दस्तावेज होंगे। जैसे ब्रिटेन अक्सर हम लोग आंसर यही समझते हैं कि ऐसा संविधान केवल ब्रिटेन में है, लेकिन एक प्रश्न आया था कि उसमें ऑप्शन दिया और ऑप्शन में ब्रिटेन ही नहीं था, ऑप्शन में ब्रिटेन ही नहीं था। इसमें एक इजराइल भी है, एक कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, ये सब कंट्री भी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब ऑप्शन में ज्यादातर बच्चों को आंसर ये रहता है पता कि ब्रिटेन होता है। साहब ब्रिटेन तो विकल्प में ही नहीं था, ऑप्शन में भी नहीं था। ऑप्शन में क्या दिए थे, इजराइल और भारत, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर उसका अगर आपने पढ़ा होता तो इजराइल होता। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ब्रिटेन के अलावा ये सारे नाम भी, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इनको भी ध्यान में रखें, इनको भी याद रखें, इनको नोट डाउन करें। तो हमने दस्तावेजों के आधार पर हमने लिखित संविधान को पढ़ा और अलिखित संविधान को पढ़ा। लिखित संविधान एक तो भारत का है और एक अमेरिका का है। अलिखित संविधान में हमने देखा कि अलिखित का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई पुस्तक लिखी हुई नहीं है, या मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। जबकि ये होता है कि दस्तावेज तो होंगे लेकिन वो अलग अलग होंगे। किसी एक समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई एक दस्तावेज होगा, किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा दस्तावेज होगा, कुछ इस तरह से, और उसके अंदर अलग अलग मौलिक नियम होंगे। तो इस तरह वाले जो कंट्री हैं, ब्रिटेन उसमें नंबर पहले पे आता है, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा प्रकार डिस्कस करते हैं। संविधान के प्रकार दो थे, पहला ये था और दूसरा ये है राजनीति की प्रकृति पर। अब राजनीति की प्रकृति पर दो तरह से ये भी बांटा जाता है। एक होता है साहब एकात्मक संविधान, और दूसरा होता है साहब संघात्मक संविधान। एक होता है एकात्मक संविधान और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। जैसे
यहां पे देखो जरा कि नाम से पता चल रहा है कि एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, जिसका मतलब है कि अगर ये सत्ता है, अगर ये सत्ता है, या ऐसा समझो कि ये केंद्र है, क्या है, केंद्र है एकात्मक संविधान में, तो जो शक्तियां होंगी वो सब शक्तियां यहीं समाहित होंगी। सारी पावर कहां होगी, केंद्र में निहित होगी। सारी शक्तियां एक ही केंद्र में निहित होगी, मतलब एक ही शासन तंत्र होगा। एकात्मक संविधान ऐसा संविधान होता है। और संघात्मक संविधान की अगर बात करें, जिसको हम बोलेंगे फेडरल, और इसको बोलेंगे यूनिटरी। यहां की अगर बात करें हम, तो ये जो डिपेंड करता है, ये विकेंद्रीकरण पर होता है, विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण, यहां शक्तियां केंद्रीकृत नहीं होंगी, यहां पर शक्तियां केंद्र से विभक्त हो रखी होंगी, विभाजित हो रखी होंगी, ऐसे करके बाहर की तरफ को, मतलब दूसरे राज्यों को भी इसमें शक्तियां दी गई होंगी। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे केंद्र है, केंद्र से शक्तियां फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कहाँ जाती हैं, राज्यों में जाती हैं, और फिर राज्यों से नीचे हमारे यहाँ तो तीसरा स्तर भी है, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन भी हमारे यहाँ पर होता है स्थानीय स्तर पर, जिनमें नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह वाला सिस्टम आ जाता है। तो ये हमारे भारत का है। तो हमारा जो भारत है वो संघात्मक संविधान है, संघात्मक संविधान है, लेकिन पूर्णतः संघात्मक नहीं है। हम फेडरल वाले सिस्टम पर काम नहीं करते, हम यूनियन वाले सिस्टम पर काम करते हैं। अभी हम आगे स्टडी करेंगे, आगे उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम कुछ और स्टडी कर रहे हैं, तो अभी टॉपिक से नहीं हटते, आगे वो आएगा तब देखेंगे। तो हम संघात्मक को फॉलो करते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है संघात्मक में, और शक्तियों का एकीकरण हो जाता है एकात्मक में। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि संविधान को दो तरह से बांटा जा सकता है, एक दस्तावेजों के आधार पर और दूसरा राजनीति की प्रकृति के आधार पर। दस्तावेजों के आधार पर एक लिखित संविधान होगा और दूसरा अलिखित संविधान होगा। लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो वही होगा जहां नियमों को, बहुत सारे मौलिक नियमों के या नियमों के समूह को अरेंज करके एक पुस्तक की फॉर्म में हम लेकर आ गए, तो वो हमारा लिखित संविधान होगा। जैसे हमारा भारत, हमारे भारत में भी सारे देशों की यात्रा करके हमारे संविधान वेत्ताओं ने तो और दुनिया भर के दस्तावेजों को पढ़कर तब हमारे संविधान को लिखा और एक पुस्तक के रूप में संविधान को सामने रखा, तो हमारा एक लिखित संविधान हुआ। ठीक ऐसे ही हमारा अमेरिका का संविधान है। तो लिखित संविधान बात क्लियर हुई। अभी हम बात करते हैं अलिखित संविधान की। अलिखित और लिखित नाम से पता चल रहा है। अलिखित संविधान में ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई लिखा हुआ कुछ नियम कानून नहीं होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन वो सब कंपाइल नहीं होगा एक जगह, सबका अलग अलग दस्तावेज बने होंगे और उनको बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा गया होगा। जिस तरह का क्राइम होगा, जिस तरह की घटना होगी, उस तरह का दस्तावेज उठाकर उसको अवलोकन करके फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का लिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है नंबर 1, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। तो ये हमने पढ़ा दस्तावेजों के आधार पर। दूसरा हम देखें राजनीति की प्रकृति के आधार पर कि राजनीति जो होगी उसका नेचर क्या होगा। राजनीति का नेचर एक एकात्मक होगा, यूनिटरी होगा, और एक संघात्मक होगा, मतलब फेडरल होगा। एकात्मक की अगर बात करें तो एकात्मक में जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, एकात्मक एक, सारी शक्तियां अकेले केंद्र में निहित होंगी, नीचे किसी को भी पावर नहीं होगी, किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि कोई भी ऐसा कोई डिसीजन ले सके। किसको होगा अधिकार? केवल और केवल केंद्र को होगा। दूसरी बात करते हैं संघात्मक की। तो संघात्मक में जो शक्तियां होंगी उन शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा।
शक्तियां आपस में बंट जाएंगी। भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। केंद्र में सारी शक्तियां केंद्र में समाहित नहीं है, शक्तियों का विभाजन हुआ है और वो शक्तियां केंद्र से राज्यों में, राज्यों से फिर स्थानीय शासन के स्तर पर, ऐसे करके नीचे डुप्लीकेट हुई हैं। तो ये हमारे संविधान के प्रकार थे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं संविधान से रिलेटेड। कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सबसे लंबा संविधान, सबसे बड़ा संविधान। अब सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान, ये दो आधार पर हम डिसाइड करते हैं। एक भैया अनुच्छेदों के आधार पर कि किस संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद है, और दूसरा साहब शब्दों के आधार पर। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े संविधान की बात कर रहे हैं। पहली बात होगी अनुच्छेद के आधार पर, दूसरी बात होगी शब्दों के आधार पर। और हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं साहब? अभी भारत के। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सबसे जो बड़ा संविधान है वो कौन सा है? भारत का है। सबसे लंबा जो संविधान है वो भी कौन सा है? भारत का है। अभी हम देखते हैं क्या दोनों आधार पर भी भारत का है। अनुच्छेद सबसे ज्यादा हमारे पास है, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद है। कितने हैं साहब? मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। संशोधन होने के बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारे सब सेक्शंस ऐड हुए, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। मूल रूप से जो संविधान में हमारे अनुच्छेद है वो 395 ही गिनती में आएंगे, 395 की ही गणना की जाएगी। अगर शब्दों के आधार पर बात करें तो भी साहब भारत ही है सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान। आप जानते हैं इसके अंदर लगभग 1.5 लाख शब्द हैं हमारे संविधान में। हमारे संविधान में लगभग 1.5 लाख शब्द हैं और लगभग 1.5 लाख शब्द हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो इस आधार पर भी जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान हुआ, कहाँ का हुआ साहब? वो हुआ भारत का। दूसरी बात करते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान। आधार वही रखेंगे यहां भी, क्या? अनुच्छेद और शब्द। अनुच्छेद के आधार पर और शब्दों के आधार पर सबसे जो छोटा संविधान होगा वो यूएसए। क्या आप जानते हैं कितने अनुच्छेद हैं यूएसए में? केवल 7। केवल 7 अनुच्छेद हैं यूएसए के संविधान में। तो सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर यूएसए का है। अब बात करते हैं शब्दों के आधार पर भी क्या यूएसए है? नहीं माय डियर, यहां कहानी बदल जाती है। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा जो संविधान है वो मोरक्को का है। वो मोरक्को का है। सबसे छोटा वो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। मोनाको। क्या आप जानते हैं कितने शब्द हैं इसमें, इस संविधान में? मोनाको के संविधान में मात्र 3814 शब्द हैं पूरे संविधान में। तो अगर अब यहां पे एक ब्लेंडर क्या होता है, यहां ये ब्लेंडर होता है माय डियर
अगर प्रश्न आ जाए आपके पास कि शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो आप चूंकि ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होता है कि साहब सबसे छोटा संविधान तो यूएसए का है, सबसे छोटा संविधान तो यूएसए का है, और ऑप्शन में आपको यूएसए मिलेगा, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उसने शब्दों के आधार पर पूछ लिया है, और शब्दों के आधार पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोनाको। और आप ये भी याद रख लें कि इसमें कितने शब्द हैं, 3814। तो हमने ये अभी समझा कि सबसे बड़ा और लंबा संविधान कौन सा है और सबसे छोटा संविधान कौन सा है। ये डिसाइड करने के लिए याद रखना कि आधार दो ही रहेंगे, पहला अनुच्छेद के आधार पर और दूसरा शब्दों के आधार पर। हमने सबसे बड़ा और लंबा संविधान पढ़ा, हमारा सबसे बड़ा और लंबा संविधान क्या था, भारत का था, और भारत में अनुच्छेद 395 है जो कि सबसे ज्यादा है, और शब्दों की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा है, 1.5 लाख शब्द लगभग हमारे संविधान में है। अगर सबसे छोटे संविधान की बात करें तो वो यूएसए का है, और कुल 7 अनुच्छेद यूएसए के संविधान में दिए हैं। और अगर शब्दों की बात करें, शब्दों के आधार पर अगर हम ये बात करें कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो माय डियर यूएसए का नहीं है, मोनाको का है। 3814 शब्द इस संविधान के अंदर है। तो ये आप याद कर लें, इसको नोट कर लें। इसी के साथ साथ एक और रोचक जानकारी इसमें आती है कि दुनिया का सबसे नवीन संविधान कौन सा है, सबसे नवीन संविधान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे नवीन संविधान कौन सा है, आंसर होगा नेपाल, आंसर होगा नेपाल। साहिब 20 सितंबर 2015 को ये लागू हुआ था, 20 सितंबर 2015 को ये लागू हुआ था। दुनिया का सबसे नवीन संविधान है, हाल ही में अभी तक कोई नया संविधान नहीं बना है 2015 के बाद में। तो नेपाल का संविधान सबसे ज्यादा नवीन संविधान है। नेपाल के संविधान के बारे में जिस समय नेपाल का संविधान बन रहा था, एक बड़ी रोचक सी कहानी है। एक आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसका नाम था मधेसी आंदोलन। क्या था, मधेसी आंदोलन। मधेसी एक जाति होती है, एक लोग होते हैं जाति के, मधेसी जाति के। ये मधेसी लोग जो थे, ये मधेसी जो लोग थे, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगने वाली जो हमारी सीमा थी, किसकी सीमा थी साहब, नेपाल की। नेपाल आजाद हो चुका था, नेपाल पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, राज्य बन चुका था। अब यहाँ संविधान की आवश्यकता थी। यहाँ संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हो चुका था। लेकिन जब ये संविधान बना तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लगे हुए जो मधेसी लोग थे, इन लोगों के लिए इनके संविधान में कोई जगह नहीं दी गई। इन लोगों के लिए कोई प्रावधान इनके संविधान में नहीं किया गया। अब चूंकि ये भारत के भी लोग नहीं थे, नेपाल के भी नहीं थे, तो इनकी नागरिकता कहाँ की होगी, ये कहाँ जाए। इस चीज के लिए माय डियर मधेसी आंदोलन चला था जिस समय ये संविधान लागू हुआ था। इफेक्ट है, इसको याद रखें।